टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन हाल ही में चर्चित लैंग्रेजियन या लैंग्रेज पॉइंट 1 की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए ये पृथ्वी सूर्यमंडल के कक्षीय तल में एक बिंदु है, ऑप्शन बी ये प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदुओं में से एक का नाम है, ऑप्शन सी ये केटू शिखर पर 7 सबसे तीव्र बिंदुओं में से एक है, या फिर ऑप्शन डी ये एक प्रकार का नया खोजा गया उपपरमाण्विक कण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ये पृथ्वी सूर्य मंडल के कक्षीय तल में एक बिंदु है। ये कथन जो है सबसे अच्छी व्याख्या करता है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए बाकी की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आदित्य L1 मिशन की घोषणा की। बता दें कि आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने का इसरो का पहला प्रयास है। इस मिशन के नाम में L1 लैंग्रेजियन या लैंग्रेज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है, जो पृथ्वी सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल में 5 बिंदुओं में से एक है। लैंग्रेज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी लुई लैंग्रेज के नाम पर रखा गया है। ये पॉइंट अंतरिक्ष में स्थितियां हैं जहां दो पिंड प्रणाली जैसे सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। L1 बिंदु सौर और हिलियोस्फेरिक वेधशाला उपग्रह यानी सोहो का घर है, जो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA की एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजना है। यह बिंदु पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर या सूर्य के रास्ते का लगभग 100वां हिस्सा है, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, ये पृथ्वी सूर्य मंडल के कक्षीय तल में एक बिंदु है। ये सबसे अच्छी व्याख्या है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, पिंक बॉलवॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये एशिया का मूल निवासी है। कथन 2 है, इसका वैज्ञानिक नाम पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला है। और कथन 3 है, ये अधिकतर मक्के की फसल पर हमला करने के लिए जाना जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत में कपास की फसल पर पिंक बॉलवॉर्म के हमले का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि पिंक बॉलवॉर्म कपास की खेती में लगने वाला एक कीट है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। ये एशिया का मूल निवासी है, लेकिन दुनिया के अधिकांश कपास उगाने वाले क्षेत्रों में एक आक्रामक प्रजाति बन गया है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका वैज्ञानिक नाम पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला है, इसलिए कथन 2 सही है। फसल पर हमले के दौरान मादा पिंक बॉलवर्म कपास के बीज कोशों में अंडे देती है, जिनमें से उभरते हुए लार्वा भोजन के माध्यम से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में हिमालयन ग्रिफॉन की आयुसीन स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन है लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नियर थ्रेटेंड। हाल ही में उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुए एक पक्षी सर्वेक्षण में हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध की गिनती की गई। बता दें कि हिमालयन ग्रिफॉन एक्सिपिडिट्रे परिवार का एक गिद्ध है। ये एक विशिष्ट गिद्ध है जिसका सफेद सिर, बहुत चौड़े पंख और छोटी पूंछ होती है। इसकी आयुसीन स्थिति नियर थ्रेटेंड है। ये गिद्ध ज्यादातर तिब्बती पठार यानी कि भारत, नेपाल, भूटान, मध्य चीन और मंगोलिया पर हिमालय में रहता है। ये प्रकृति के कचरा संग्रहकर्ता के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है और पर्यावरण को कचरे से मुक्त रखने में मदद करता है, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नियर थ्रेटेंड। अगला प्रश्न है, माइक्रोप्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कथन 2 है, इनमें ऐसे जीव शामिल हैं जो प्लास्टिक का उपभोग करते हैं। और कथन 3 है, ये मानव शरीर में घुसपैठ कर सकते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मानव हृदय में माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाया है। आपको बता दें कि माइक्रोप्लास्टिक्स को 5 मिलीमीटर से कम लंबाई वाले छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों के रूप में वर्णित किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। माइक्रोप्लास्टिक स्वयं प्लास्टिक के कण है, कोई जीव नहीं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये मुंह या नाक के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। 150 माइक्रोमीटर से बड़े माइक्रोप्लास्टिक्स को मानव शरीर द्वारा अवशोषित करने की संभावना नहीं होती है, लेकिन नैनो आकार के प्लास्टिक सहित बहुत छोटे माइक्रोप्लास्टिक कणों को अवशोषित करने की संभावना अधिक है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि एक व्यक्ति औसतन 5 ग्राम प्लास्टिक का उपभोग करता है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है,
तंपारा झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये ओडिशा में स्थित एक मीठे पानी का निकाय है, और कथन 2 है, अक्टूबर 2005 में इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तंपारा झील और उसके आसपास अवैध निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया। बता दें कि तंपारा झील एक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है जो ओडिशा में स्थित मीठे पानी का निकाय है, इसलिए कथन 1 सही है। इस झील का पारिस्थितिक और सामाजिक आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। प्रतिवर्ष 12 टन के अनुमानित औसत मछली उपज के साथ ये आर्द्रभूमि स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस झील को अक्टूबर 2021 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी मेजबानी अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा की जा रही है। कथन 2 है, यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हो रहा है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक ने 2 दिवसीय पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी WHO और केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा की जा रही है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। सम्मेलन का मुख्य फोकस अनुसंधान, साक्ष्य और शिक्षण नीति, डेटा एवं नियम, नवाचार तथा डिजिटल स्वास्थ्य और जैव विविधता, समानता एवं पारंपरिक ज्ञान पर है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं? पहली है अमरावती, दूसरी है नोयल और तीसरी है शिमशा। दी गई कोड का उपयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3। हाल ही में कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि कावेरी नदी का 10 TMC पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। ये कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसके बाएं किनारे की सहायक नदियां हारंगी, हेमावती, शिमशा और अर्कावती हैं, जबकि इसके दाहिने किनारे की सहायक नदियां लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, स्वर्णावती, भवानी, नोयल और अमरावती हैं। कावेरी बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में फैला हुआ है। यह पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व एवं दक्षिण में पूर्वी घाट और उत्तर में इसे कृष्णा बेसिन तथा पेन्नार बेसिन से अलग करने वाली चोटियों से घिरा हुआ है, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रृंखला है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ चलती है। कथन 2 है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान देश के पश्चिमी भाग में स्थित गिब्सन रेगिस्तान है। और कथन 3 है, मरे डार्लिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3, या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में भारत के युवा मामले तथा खेल मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य एवं वृद्ध देखभाल विभाग के बीच खेल सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा महाद्वीप और दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। ये दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत और हिंद महासागर के बीच स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि आधारित पर्वत श्रृंखला बनाती है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका सबसे बड़ा रेगिस्तान ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है जो 700 किलोमीटर तक फैला है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मूरे नदी है जिसकी लंबाई 2508 किलोमीटर है। मरे डार्लिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। बाल स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य यानी RCS सेवाओं को डिजिटल बनाना है। और कथन 2 है, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य यानी RCS सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है।
आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान ने डिजिटीकरण कार्य के लिए जॉन हॉपकिन प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि राजस्थान की इस परियोजना का लक्ष्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य यानी आरसीएस सेवाओं को डिजिटल बनाना है, इसलिए कथन एक सही है। ये समझौता ज्ञापन उच्च भार वाले अस्पतालों में संस्थागत प्रसव के दौरान डिजिटलीकृत नैदानिक देखभाल और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित है। इसी के साथ राजस्थान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य यानी आरसीएस सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, इसलिए कथन दो सही है। प्रारंभिक चरण में बूंदी, करौली और उदयपुर जिले लक्षित हैं, जहां ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी यानी एएनएम को मोबाइल फोन के माध्यम से स्वास्थ्य रिपोर्ट दर्ज करने के लिए डिजिटल उपकरण प्राप्त होंगे। ये पहल आरसीएस सेवाओं की रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित करेगी। ये गर्भावस्था, बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली यानी पीसीटीएस में डेटा को तुरंत अपडेट करने की सुविधा प्रदान करेगा, इसलिए विकल्प सी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चित एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है मानव डीएनए को संशोधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक नवीन जीन संपादन तकनीक, मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करने वाला एक न्यूरो डिजेनरेटिव रोग, जल शुद्धिकरण के लिए एक उन्नत नैनो टेक्नोलॉजी अनुप्रयोग, या फिर कृषि जैव प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण जीन संपादन तकनीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करने वाला एक न्यूरो डिजेनरेटिव रोग। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने श्रोताओं की रिकॉर्ड की गई मस्तिष्क गतिविधि का उपयोग करके पिंक फ्लॉयड के गीत अदर ब्रिक इन द वॉल के पहचानने योग्य अंशों को फिर से बनाया है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा करने से अंततः उन रोगियों को मदद मिल सकती है जो स्ट्रोक या एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के कारण संवाद करने में संघर्ष करते हैं। आपको बता दें कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एक घातक मोटर न्यूरॉन रोग है। ये रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के प्रोग्रेसिव डिजनरेशन की विशेषता है। इसे अक्सर एक प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी के नाम पर लू गेहरिग रोग कहा जाता है, जिनकी इस बीमारी से मृत्यु हो गई थी। ये सबसे विनाशकारी विकारों में से एक है जो तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के कार्य को प्रभावित करता है। ये मानसिक कार्य प्रणाली या इंद्रियों जैसे देखना या सुनना को प्रभावित नहीं करता है और ये संक्रामक भी नहीं है। आपको बता दें प्रसिद्ध ब्रिटिश ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग इसी विकार से पीड़ित थे, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करने वाला एक न्यूरो डिजेनरेटिव रोग। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। मरमंस्क बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ये यूक्रेन की सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। और कथन दो है, ये बैरेंट सागर के तट पर कोला प्रायद्वीप पर स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा है सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुभ